नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष CTET 2018 के प्रश्न पत्र को लेकर आया हूं और देखेंगे कि यहां पर हिंदी के संदर्भ में किस तरह के प्रश्नों का समावेश किया गया है। और मैंने पहले ही अपने सिलेबस डिस्कशन में बताया था आपको कि CTET में जो हिंदी पूछी जाती है उसमें 15 प्रश्न जो होते हैं वो आपके व्याकरण से संबंधित होते हैं और वह व्याकरण गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से पूछी जाती है। और जो 15 प्रश्न होते हैं वो हिंदी शिक्षण से संबंधित होते हैं जो पेडागॉजी सेक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना। एक चीज़ मैं आपको बताना, जब भी किसी भी चीज़ का हाइपर होता है, अधिक से अधिक, शब्दशः, रटना, रटवाना, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो स्टेटमेंट अपने आप क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट तो तुरंत गलत हो गए। अब स्टेटमेंट बच रहा है कविता सुनकर प्रश्नों का उत्तर लिखना और सुनी गई कहानियों को अपने शब्दों में लिखना। तो सबसे बेहतर विकल्प है कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में क्या करना, लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। पहला, वह अटक अटक कर पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लगाता है। पुनरावृत्ति मतलब नहीं होता है कि उसका समय अधिक लगता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। वह लंबे शब्दों को पढ़ने में उसे कठिनाई होती है, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ये भी हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे बेहतर विकल्प होगा वह समझ के साथ पढ़ने की क्या करता है, कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। नहीं, याद रखिएगा, ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस होते हैं। हमको लगता है दिखता ही नहीं है इस प्रश्न को, तो हमको नहीं वाला खोजना है। तो सही उत्तर होगा, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। ठीक है ना, ये दोनों सही स्टेटमेंट लग रहे हैं। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान को, भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है कि केवल त्रुटियों की पहचान करना, बाकी चीज़ों का मूल्यांकन नहीं करना। तो गलत स्टेटमेंट आपका क्या हो रहा है, तीसरा हो रहा है। लास्ट भी देख लेते हैं, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 94वां प्रश्न, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना और छुट्टियां कैसे मनाई जाती है इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। बाकी पहला दूसरा तो उपयुक्त नहीं लगता, चौथा भी उपयुक्त नहीं लगता, सबसे उपयुक्त लगता है क्योंकि यहाँ लेखन कला की बात हो रही है कि किसी भी घटना को देखना और उसे लिखना, इससे क्या होगा, लेखन क्षमता का क्या होता है, पता चलता है। तो सही विकल्प होगा आपका 3। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अगला है, पहला है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो सबसे सही विकल्प आपका होगा, बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है ना, अगला है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश की कठिनाई होती है। किसकी होती है, देखेंगे, बोलने, पढ़ने, लिखने और सुनने। तो सही विकल्प होगा आपका लिखने। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की
हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। दूसरा, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक है ना। तो सबसे बेहतर विकल्प होगा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं का क्या करते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला प्रश्न है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा। ठीक है, देखते हैं। शिक्षकों के लिए बेहद जटिल चुनौती है। फिर है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। इसके बाद है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है ना। अगर बहुभाषिता है तो संसाधन के रूप में क्या कर सकती है? काम कर सकती है। सही विकल्प आपका क्या होगा? डी। अगला है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो मुख्य आधार क्या है? भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचना, भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो परिवेश होता है कि अगर परिवेश ही नहीं होगा तो भाषा का ज्ञान कैसे होगा। तो सही विकल्प आपका होगा 2। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है 100वां प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन और भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। देखते हैं कि छोटे बच्चों की क्लासों में ढेर सारे प्रिंट की चीज़ें लगी होती हैं जिससे उनको चीज़ों के बारे में सहजता से ज्ञान प्राप्त हो सके। अगला है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका नियतार्थ है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। ठीक है, इसके बाद है बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तो चौथा विकल्प तो एकदम गलत हो जाता है। अगला देखते हैं बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, ये भी गलत है। अगला है पहला बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। हाँ, ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर विकल्प हमको देखना है बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो सबसे बेहतर विकल्प आपका होगा दूसरा। ठीक है, अगला है भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य शब्द का सामग्री, बाल साहित्य, फिर है संज्ञानात्मक विकास। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लग रहा है सामाजिक अंतःक्रियाएं, क्योंकि बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इन तीनों के मुकाबले पहला विकल्प ज़्यादा ही क्या है? प्रबल है। अगला देखते हैं हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि पहला बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ये तो फिर बांधने वाला बात हो रहा है। अगला है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। यह भी स्टेटमेंट क्या हो रहा है? बाध्य कर रहा है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। ठीक है, ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है चौथा, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा आपका आधार क्या हो रहा है? कवर कर रहा है। मनोविज्ञान में एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे होते हैं कि चारों स्टेटमेंट सही होते हैं और उसमें सबसे बेहतर विकल्प हमको क्या करना रहता है? छांटना रहता है। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? ध्यान दें, कमज़ोर मानने वाला। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? ठीक है। दूसरा, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ठीक है। अगला है
ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। और अगला है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। बाकी सारे पक्ष मजबूत दिख रहे हैं सिवाय तीसरे के। ये सबसे सरल पक्ष दिख रहा है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ठीक है, अगला है डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन, सुनना। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका होता है संप्रेषण। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर भाषा पहुंचेगी कैसे किसी व्यक्ति के पास। अगला है आपका, ये आपका पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। पद्यांश है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित जिस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित जिस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटक से शर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं, ये एक पद्य है, एक कविता है, और ये कविता पढ़ने से तो लग रहा है कि ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है, और उस कविता का नाम है पथ की पहचान। ठीक है, ये क्लास 5th में भी दिया है, और यूपी बोर्ड की अगर आप 9th की किताब देखेंगे तो उसमें भी आई थिंक चैप्टर नंबर 10 में पथ की पहचान से संबंधित यह दिया गया है। तो हम एक एक शब्दों को समझते चलते हैं, लेकिन गद्य और पद्य के प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप पहले क्या पढ़ेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। अगला है कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। फिर है इस जीवन यात्रा में डैश डैश डैश, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अगला है अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। ठीक है, ये इतने ढेर सारे क्वेश्चन इसमें हैं और जिनका उत्तर हमको देना है। तो कह रहा है पूर्व चलने के बटोही, पूर्व मतलब होता है पहले। ठीक है, तो कवि कहता है, बटोही मतलब होता है राहगीर। ठीक है ना, कहीं लिख लीजिएगा, बटोही मतलब होता है राहगीर, और बाट का मतलब होता है रास्ता। तो कहता है कि हे राहगीर, कहीं भी चलने से पहले तू अपने रास्ते की क्या कर ले, पहचान कर ले। मतलब अगर कोई भी निर्णय आपने अपनी ज़िंदगी में ले लिया, कवि कहता है और वो कहना भी चाहता है कि हमें कोई भी कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। लक्ष्य चुन लेने के बाद उस काम की कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कवि का क्या है, यह मूल उद्देश्य है। फिर वो कहता है कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे। ठीक है ना, गहवर मिलेंगे। ये अनिश्चित है कि किस जगह पर सरित मतलब होता है नदी मिलेगी, गिरी मतलब पर्वत मिलेंगे, गहवर मतलब होता है कि आपको बड़े बड़े गुफाएं मिलेंगी। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन उपवन मिलेंगे, यह भी अनिश्चित है कि कहाँ आपको वन मिलेंगे, कहाँ आपको बाग मिलेंगे, कहाँ आपकी परिस्थितियाँ कैसी रहेंगी। किस जगह यात्रा खत्म हो, मतलब आपको यह भी नहीं पता है कि आपकी यात्रा कब खत्म होगी। यह भी अनिश्चित है। ठीक है ना, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटक के सर मिलेंगे। ठीक है ना, कि आपका कब फूलों से सामना होगा और कब आपका कांटों से सामना होगा। कौन सहसा छू जाएगा, मिलेंगे कौन सहसा, मतलब कौन आपको मिल जाएगा और कौन आपको छोड़ जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।
आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। मतलब तू यह मत सोच कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। इसीलिए कभी पहले से सतर्क करता है कि कोई भी काम करने से पहले आप उस रास्ते की पहचान कर लें, और एक बार आपने उस रास्ते पे कदम रख दिया तो फिर आपके कदम पीछे हटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये रहा इसका थोड़ा सा भावार्थ। अब देखते हैं उत्तर क्या है। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो या वो किया गया है आपका अनिश्चितता की ओर, क्योंकि सुखों की तो बात ही नहीं हुई है। अनिश्चितता की ओर क्या है संकेत किया गया कि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। अगला है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? सुमन और कंटक आपके क्या हैं? सुख और दुख के। मतलब कब आपके मार्ग में पुष्प होंगे और कब कांटे होंगे, कब सुख मिलेगा और कब दुख मिलेगा। अगला है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो वो व्यक्ति को दे रहा है हर स्थिति में आगे बढ़ना। मतलब चाहे परिस्थितियाँ कैसी हो, एक बार आपने अपना रास्ता चुन लिया तो फिर आपको पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद है इस जीवन यात्रा में। ठीक है, तो आपको पता ही है कि वो बोलता है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है ना, तो नद, प्रवाह, टटनी ये सब उसके हैं, केवल एक जयमाला शब्द जो है वो उसका नहीं है। ठीक है, अगला है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो हम अनिश्चित में अगर आ प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रत्यय को आप जानते ही हैं कि किसी भी शब्द के अंत में लगता है, तो अगर मैं इसमें अनिश्चितता में आ प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा, तो अनिश्चितता हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ता। ठीक है ना, त के अंदर आ जुड़ गया तो क्या होगा? अनिश्चितता। तो आपके ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो गए। अगला आपका जो है वो एक गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश क्या है? राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाएंगे, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदी करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निश्चित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूलों का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाएं, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्यपुस्तक से बाहर की गतिविधियां हैं। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षा पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे। ठीक है ना। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी, वे जहाँ जगहें लगातार सीमित हुई, गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे। उनमें कुछ जोड़ने
के लिए प्रेरित करते थे। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों, खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं, ज़बान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियां के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। ठीक है ना। तो ये एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित पैराग्राफ है, जिसमें हम इस भाग दौड़ वाली दुनिया में, इस ज़िंदगी में अपने मूल लक्ष्यों को क्या है पीछे छोड़ चुके हैं। माता पिता को भी अपने बच्चों के ऊपर अब इतना विश्वास नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा वह ना करे जो वो करना चाहता है, वो वह चाहते हैं जो वह उससे कराना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस गद्यांश में कौन से प्रश्नों का समावेश है। पहला है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं। यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे क्या है माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। ठीक है, हाँ ये तो बात सही है। केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। ठीक है, वे कविता ही लिखते रहेंगे, तो गलत स्टेटमेंट है। पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, ये भी बात नहीं हुई है। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, पहला, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है, अब नंबर वाली बात याद करिएगा, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। इससे परीक्षा परिणाम देरी से आएंगे। यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला था स्पष्ट कि इसके स्कूली पढ़ाई लिखाई से इससे कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा, नहीं के बारे में बात हो रही है, तो हम नहीं का उत्तर देखेंगे। यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सी, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ठीक है ना, लोगों के अलग अलग विचार बने हुए हैं। अगला है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। तो देखते हैं किस दृष्टि से। साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, ये भी नहीं देखती है। संपूरक के रूप में, ये भी नहीं देखती है। बाधक के रूप में, हाँ बाधक मानती है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ठीक है, तो बोला ही जा रहा है कि हाँ वो भटक जाते हैं। ठीक है, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, ये भी सही है। बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, ये भी हो सकता है। अगला है, स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे। ठीक है ना, तो ये भी सही है। तो अब देखते हैं कि इसमें गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या है, पहला ही स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। तो आप देख ही रहे हैं, पहली बार में ही ये प्रश्न उठता है कि माता पिता ज़बरदस्ती बच्चों को क्या करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। अगला है, कविताएं सुनी सुनाई जाएं,
में क्रिया है, ठीक है ना। तो ये सुनी सुनाई लगता है कि दो क्रियाएं हैं, या दो क्रियाएं नहीं है, एक ही क्रिया है। और कहा जाता है कि जिस क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न किया जाए और उत्तर प्राप्त हो जाए तो वह क्रिया सकर्मक, और उत्तर न प्राप्त हो तो वह क्रिया अकर्मक। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? सकर्मक क्रिया। मैं पूछता हूँ क्या सुनाई जाए? तो कविताएं सुनाई जाए। तो उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो सही विकल्प आपका क्या होगा? ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांस्कृतिक में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के अंत में लगता है। और यहाँ पे देखिए संस्कृत शब्द है, सॉरी सर, आप लोगों को बताना भूल गया मैं। सांस्कृतिक शब्द में संस्कृति शब्द लगा हुआ है, और जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? संस्कृति हो जाता है। तो इक प्रत्यय यहाँ पर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन होगा, क्योंकि संस्कृति शब्द में इक जुड़ गया है तो सांस्कृतिक हो जाता है, ठीक है ना। ये एक तरह से तद्धित प्रत्यय का क्या है? उदाहरण है। अगला है मंजूर का समानार्थी शब्द है। तो मंजूर मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना? स्वीकार करना। और उसका समानार्थी शब्द क्या होगा? स्वीकार करना, ठीक है। तो यह रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप चीज़ों की प्रैक्टिस करते जाते हैं तो नियमित समय में ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? पूरी हो जाती हैं, और कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं आती है। इसे आसानी से सहजतापूर्वक बहुत आसानी से क्या किया जा सकता? ख़त्म किया जा सकता है। और बहुत आसानी से इसको पूरा करते हुए आप 30 में 30 नंबर को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।